Hello, good morning, students. Today we are going to discuss about the biotic factors. इकोलॉजी में अगर बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में किस प्रकार के रिलेशंस हैं और वो किस प्रकार एक दूसरे की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बायोटिक फैक्टर्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरा है इंटर स्पेसिफिक। फर्स्ट इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब विद इन ए स्पीसीज, मतलब एक ही स्पीसीज में किस प्रकार का रिलेशन है। मींस एक ही जाति के भिन्न भिन्न जो एनिमल है, अलग अलग जो एनिमल है, उनमें आपस में किस प्रकार का रिलेशन है इन द सेंस ऑफ देयर फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन। तो इन तीनों चारों चीजों को ध्यान में रखते हैं उनमें आपस में किस प्रकार के रिश्ते हैं, तो दैट इज इंट्रा स्पेसिफिक। दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है बिटवीन टू स्पीसीज, दो अलग अलग जातियों के मध्य अगर किस प्रकार का रिश्ता है, उसको अगर कोई फैक्टर डिफाइन करना है तो उसको इंटर स्पेसिफिक बोलेंगे। मतलब दो अलग अलग जातियों के एनिमल्स के बीच, या दो अलग अलग प्लांट और एनिमल के बीच, या दो अलग अलग प्लांट्स के बीच किस प्रकार का कॉपरेशन उसमें है, किस प्रकार एक दूसरे की लाइफ को प्रभावित करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर्स में दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का जैसा कि आपने डिस्कस किया विद इन ए स्पीसीज, एक स्पीसीज में किस प्रकार, तो किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं उनको फिर दो सब हेड में डिवाइड किया है। एक तो होता है कोऑपरेटिव और दूसरे होते हैं नॉन कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब एक ही जाति के भिन्न भिन्न प्राणी या भिन्न भिन्न पादप एक दूसरे को सहयोग करें जीवन को जीने के लिए, या विपरीत परिस्थितियों को सहने के लिए, या किसी हैबिटेट को बनाने के लिए, या रिप्रोडक्शन के दौरान एक दूसरे को किस प्रकार कोऑपरेट करें, तो वो तो हो जाएगा अपने कोऑपरेटिव। दूसरा हो जाएगा नॉन कोऑपरेटिव। नॉन कोऑपरेटिव का मतलब है कि एक ही जाति के भिन्न भिन्न प्राणी या पादप किसी वस्तु के लिए, जैसे खाद्य पदार्थ, रहने का स्थान मींस वास स्थान, इसके लिए आपस में एक दूसरे के बीच में किस प्रकार प्रतिस्पर्धा उनमें पाई जाती है, कंपटीशन जिसे आप कहते हैं, कंपटीशन फॉर फूड, कंपटीशन फॉर हैबिटेट, कंपटीशन फॉर रिप्रोडक्शन। जनन के लिए भी आपस में एक दूसरे में कंपटीशन होता है सेम ही स्पीसीज के एनिमल या प्लांट के बीच में। ठीक है ना, तो दैट इज नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर। तो दो प्रकार के व्यवहार हो जाएंगे, एक कोऑपरेट करने वाला, दूसरा कोऑपरेट नहीं करने वाला। तो कोऑपरेटिव जो बिहेवियर है उनको फिर अलग अलग हिसाब से बांटा गया है कि किस प्रकार से वो एनिमल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या किस चीज में वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, उसको लेके उनको चार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के एनिमल्स जिंदगी को जीने के लिए या जीवन व्यतीत करने के लिए या सक्सेसफुल जो उनकी होती है हैबिटेट, रिप्रोडक्शन और फूड अचीवमेंट के लिए एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक कॉलोनी में अरेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बी जो होती है, मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी में बहुत बढ़िया उदाहरण आप देख सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन का। वो एक कॉलोनी में रहती हैं, उस कॉलोनी में जो होती है तीन अलग अलग स्पीसीज में उनको डिवाइड किया जा सकता है, तीन अलग अलग कास्ट सिस्टम उसमें पाया जाता है। एक क्वीन होती है, रानी, जिसका सिर्फ एक ही काम होता है कि वो अंडे देगी। दूसरे उसमें पाए जाते हैं वर्कर्स और सोल्जर्स, वो उस छत्ते को बनाने से लेकर बच्चों को रखने का काम, उनको देखरेख करने का काम, फूड इकट्ठा करने का काम और डिफेंस का काम, ये सारा काम किसका होता है? वर्कर्स और सोल्जर्स का। ठीक है, उसके बाद कुछ उस हाइव में मेल पाए जाते हैं जिनको ड्रोन्स भी बोलते हैं, वो मेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। तो यहां पर तीन कास्ट उसमें हो गई हैं, लेकिन तीनों कास्ट एक दूसरे को सहयोग करती है, कोई कंपटीशन उनके बीच में आपस में नहीं है। ठीक है ना, मींस कोऑपरेटिव टाइप का व्यवहार कर रहे हैं। वो एक छत्ते में रहते हुए सोल्जर्स उनकी सुरक्षा करेंगे, वर्कर्स अपना काम करेंगे, मेल्स
रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, मतलब स्पर्म ट्रांसफरेशन का काम करेगा, और क्वीन जो होती है वो एग लेइंग का काम करती है। तो सभी कास्ट के निश्चित काम निर्धारित हैं और उन काम को वो एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। इस प्रकार एक कॉलोनी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस व्यवहार को बोलेंगे कॉलोनाइजेशन। मतलब एक ही जाति के भिन्न भिन्न सेक्सेस के एनिमल या भिन्न भिन्न लिंग के एनिमल जो होते हैं अलग अलग काम को एक साथ करते हुए एक कॉलोनी के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और उस सिस्टम को बनाए रखते हैं। तो दैट इज कॉलोनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन वो डेवलप कर लेते हैं। दूसरा है सोसाइटी फॉर्मेशन। सोसाइटी फॉर्मेशन में जैसे आपने देखा होगा कि मंकीज के केस में वहां एक बहुत बड़ी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो जाती है, जिसमें एक बड़ा मेल होता है, वो डोमिनेंट मेल होता है, फिर उसके बाद में डोमिनेंट फीमेल होती हैं, फिर सब डोमिनेंट मेल होते हैं, फिर सब डोमिनेंट फीमेल्स होती हैं, फिर बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार की एक सोसाइटी का डेवलपमेंट वहां हो जाता है और उनके सबके अपने अपने काम होते हैं। जैसे अगर खाना उनमें मिलता है तो सबसे पहले डोमिनेंट मेल ही खाएगा, चाहे खाना किसी को भी मिले, लेकिन कौन खाएगा? डोमिनेंट मेल। उसके बाद डोमिनेंट फीमेल, फिर डोमिनेंट सब डोमिनेंट मेल, फिर सब डोमिनेंट फीमेल। तो वहां पर एक सिस्टम है सोसाइटी का, उसी के अकॉर्डिंग वो चलेंगे और उस सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन डोमिनेट। हाँ, लेकिन अगर किसी प्रकार से दूसरी सोसाइटी के बंदरों के द्वारा या मंकीज के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता है तो सबसे पहले जो उस अटैक का सामना करने के लिए जाएगा वो डोमिनेट मेल ही जाएगा। मींस उसकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में कि खाना भी मुझे अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन उसका कर्तव्य भी है, उसकी ड्यूटी है कि वो उसको डिफेंड करता है पूरी सोसाइटी को। तो वहां एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी पाई जाती है, पूरे डिसिप्लिन से उसको फॉलो किया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो कोऑपरेटिव बिहेवियर। ये भी अपने आप में एक इंटर स्पेसिफिक कोऑपरेशन है। मतलब एक ही जाति के भिन्न भिन्न एनिमल्स के बीच में आपस में सहयोग से एक सोसाइटी का निर्माण हो रखा है, जिसको चलाने के लिए अपने नियम बने हुए हैं। कौन खाना पहले खाएगा, कौन उसके बाद खाएगा, अगर कोई हमला होता है उनके ऊपर दूसरे दुश्मनों द्वारा तो कौन उसको सबसे पहले डिफेंड करेगा, कौन सबसे पहले लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा। तो उसके हिसाब से इस सोसाइटी का एक होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में ऐसा है कि उसमें किसी फूड के लिए, किसी हैबिटेट के लिए, किसी रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब जनन, खाने और आवास के लिए कभी भी कोई कॉपरेशन नहीं देखने को मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत तेज अगर सर्दियां पड़ती हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो उस दौरान जो बी ईटर्स होती हैं, ग्रीन कलर की आपने चिड़िया देखी होंगी मधुमक्खी को खाने वाली, वो सब एक साथ झुंड में बैठती हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है, विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति को टाइड ओवर करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उस विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए वो एक साथ आ जाती हैं। अदरवाइज आप देखना 8-9 बजे के बाद जब धूप सेकने के बाद वही चिड़ियां अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर जाती हैं और अलग अलग किसी के बगैर सहयोग के उनमें कंपटीशन अपने आप में हो जाता है खाने के लिए। लेकिन जब शाम को वापस ठंड में वापस लौटती हैं तो वो एक साथ ही रात को बैठती हैं, सुबह भी वो ग्रूमिंग बिहेवियर एक साथ ही शो करती हैं, क्योंकि जो विपरीत परिस्थिति है उस परिस्थिति ने उनको एक साथ सहयोग करने के लिए एक साथ ला दिया है। तो दैट इज एग्रीगेशन, इकट्ठा होना। मतलब किसी कारण से, किसी विपरीत परिस्थिति की वजह से वो एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, अदरवाइज उनका नेचर इस प्रकार का नहीं है। हाँ, जब वो खाना खाएंगी तो उनके बीच में कंपटीशन हो जाएगा आपस में, यहां वो कॉपरेशन नहीं शो करेंगी। एक अगर मधुमक्खी उड़ रही है तो 2-3 चिड़ियां उसको पकड़ने की कोशिश करेंगी और जो फास्ट होगी, एक्यूरेट होगी, वो सबसे पहले पकड़ लेगी। ऐसा नहीं है कि तू खा लीजिए, तू खा लीजिए, इस प्रकार से नहीं है। वहां पर वहां सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है ना? इस प्रकार आपने देखा होगा डेजर्ट में या जहां भी गर्म इलाके हैं जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास जाता है, भेड़ बकरियां होती है वो दिन में एक साथ झुंड बना के रहती है, दिन भर अलग अलग खाना खाती हैं, लेकिन जब उनको इकट्ठा बैठना होता है तो सब एक साथ झुंड में बैठेंगी। उसके पीछे कारण होता है कि जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री तक थर्ड डेजर्ट में चला जाता है, उस टेम्परेचर को एक तरह से उस टेम्परेचर वाली जो विपरीत परिस्थिति है उसको निकालने के लिए वो एक साथ झुंड बना के रहती है। उस झुंड की वजह से उनकी नेजल एपर्चर से या माउथ से जो हवा बाहर आ रही है उसमें वाटर वेपर होती है। वो वाटर वेपर जैसे ही गर्म हवा के कांटेक्ट में आती है वो ठंडी हो जाती है, और जो घेरा उन्होंने आपस में बना लिया है, उनकी ऊन जो होती है, उनके ऊपर जो वूल पाई जाती है, वो वूल टेम्परेचर के प्रति या किसी भी उसके प्रति अपने आप में अवरोध का काम करती है और वहां एक है ना पेरीफेरी डेवलप कर लेती है, एक परिधि बना दी है
तो वो ठंडी हवा होती है, निश्चित एरिया में एयर कंडीशन जैसे काम करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्रीगेशन, एग्जाम्पल ऑफ एग्रीगेशन। ये भी अपने आप में इकट्ठा होने का एक उदाहरण है कि वो विपरीत जो अधिक टेम्परेचर है उस परिस्थिति को टाइड ओवर करने के लिए एक साथ इकट्ठा होती हैं और एक साथ झुंड में बैठती हैं, ठीक है ना। अब चौथा अगर देखें तो पेरेंटल केयर, ये भी कोऑपरेटिव बिहेवियर है। जैसे बाय द वे मान के चलो कि कोई भी अगर एनिमल, कहीं कोई छोटा बच्चा उसका दूर खाना खा रहा है, अगर उस पर अटैक होता है तो उसके दोनों पेरेंट्स आके और उसको डिफेंड करने का काम करेंगे। लेकिन अगर किसी खाना उनको मिलता है तो वो आपस में एक दूसरे से झगड़ जाएंगे। तो पेरेंटल केयर भी कोऑपरेटिव व्यवहार है, उसमें भी वो अपने आप में कोऑपरेशन शो करते हैं। दूसरा अगर देखें तो उनमें होता है कि नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर। नॉन कोऑपरेटिव बिहेवियर में कंपटीशन होता है किसके लिए? फूड के लिए और डेफिनेट हॉस्पिटलिटी के लिए। तो फूड जो होता है उसके लिए एक ही जाति के भिन्न भिन्न एनिमल्स के बीच में आपस में कंपटीशन होता है कि कहीं अगर फूड का सोर्स है तो उसको खाने के चक्कर में आपस में उनमें एक दूसरे से झगड़ा भी हो जाता है, राइवल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन होती है एनिमल्स के बीच में, जिसके तहत वो अलग अलग तरह के व्यवहार शो करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।